90% से ज्यादा लोग बचपन में चीनी खाते हुए जरूर पकड़े गए। मैं भी पकड़ा गया, यकीनन आप भी। आप में से कोई ऐसा है जो ये क्लेम करे कि वो चीनी नहीं खाता था? जी हाँ। तो जब हम चीनी वाला टैप खोलने के लिए किचन में जाते थे, चोरी चोरी इसको आहिस्ता से खोलते थे ताकि अम्मा को पता ना चले, तो उस दौरान हम इसके ऊपर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगा रहे होते थे। जी हाँ, एक फोर्स अपने दाएं हाथ के साथ उसके ऊपर वाले हिस्से में, दूसरी फोर्स बाएं हाथ के साथ उसके नीचे वाले हिस्से पे। तो दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होती थी। ये अलग बात है कि हम इतनी आहिस्ता से खोलते थे कि किसी को पता ना चले, खासकर अम्मा को, क्योंकि बाद में डांट पड़ने वाली थी। तो ये जो 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं जो हम उस जार के ऊपर लगाते हैं, या उस बॉटल के ऊपर लगाते हैं, या बॉक्स के ऊपर लगाते हैं जिसमें हमारे पास चीनी होती है, जो हम दही में भी डालते हैं सुबह सुबह, ये 2 फोर्सेस मिलकर बनाती हैं कपल। जी हाँ, कपल। वो शादीशुदा जोड़े वाला कपल नहीं, या ना कपल देव नहीं, ये कपल फिजिक्स वाला कपल है। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ये कपल क्या है और इसके कितनी तरह की रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है, और फिर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर तफसील से बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की डेफिनेशंस और उसकी साथ कोप्लेनर फोर्सेस के ऊपर हम तफसील से बात करने वाले हैं। बहुत मजे का बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। हाँ, शुरू करते हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमारा आज का टॉपिक एक बार फिर से इक्विलिब्रियम है, जिसमें हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को पढ़ने वाले हैं, जिसको इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है, स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन है उसकी स्टेटमेंट दी जाए, उसकी एक्सप्लेनेशन की जाए। तो इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को बाज़ाब्ता तौर पे स्टेटमेंट देने से पहले मैं कपल की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। ये कपल शादीशुदा जोड़े की बात नहीं हो रही, ये कपल फिजिक्स में जो कपल है उसका क्या मतलब है। उसका मतलब है 2 equal and opposite forces acting on a rigid body at 2 different points make a couple। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, इस रिजिड ऑब्जेक्ट के 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, जैसे एक ये पॉइंट है दूसरा ये पॉइंट है, इन 2 डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर लगने वाली 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है ये एक कपल बनाती हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें सबसे प्यारी और खूबसूरत एग्जांपल है ओपनिंग ऑफ अ टैप और जार। अब ये देख सकते हो, चीनी खाते हो ना आप, चीनी वाला जो जार होता है, चोरी चोरी अम्मी से चोरी चोरी जो चीनी खाते हो, उसमें ये इसको जब हम ओपन करते हैं तो हम अपने दोनों हाथों के साथ, एक हाथ से इसको ओपन नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक हाथ से एक फोर्स लगेगी, जब तक दूसरे हाथ से दूसरी फोर्स हम उसके दूसरे पॉइंट पे नहीं लगाएंगे ये ओपन नहीं हो सकता। अब ये वाला जो हाथ है इसके साथ मैं इसको यू रोटेट करूंगा, जबकि दूसरा वाला हाथ जो है उसके साथ बेशक उसको मैं रोटेट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो फोर्स होती है उसके अपोजिट लग रही होती है। तो इस तरह ये एक फोर्स इस तरफ लगी और दूसरी तरफ फोर्स उसके अपोजिट लगी, तो ये जो है वो टैप ओपन हो गया, जार ओपन हो गया। इसी तरह इसमें चीनी है, खानी नहीं है, अम्मी मारेगी। इसी तरह जो टैप होती है, जब पानी वाला जो टूटी है उसको हम खोलते हैं, तो बज़ाहिर हम एक ही हाथ से उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो दीवार में फिक्स होती है, वो बेसिन के अंदर फिक्स होती है, जहां से उसको दूसरी फोर्स उसके अपोजिट मिल रही होती है। इसी तरह गाड़ी का जो व्हील होता है, रिवॉल्विंग स्टीयरिंग व्हील, जब आप स्टीयरिंग व्हील के साथ आप उसको घुमाते हो, बाद लोग एक ही हाथ से गाड़ी चला रहे होते हैं, तो उसका मतलब है कि आप स्टीयरिंग के एक पॉइंट के ऊपर आप एक ही फोर्स लगा रहे होते हैं। दूसरी फोर्स जो है वो स्टीयरिंग को उसके अंदर जहां से वो फिक्स होता है, वो स्टीयरिंग व्हील नीचे गाड़ी के इंजन में फिक्स होता है कहीं, एक फोर्स वहां से लग रही होती है, दूसरी फोर्स आप अपने दोनों हाथों से लगाओ या एक ही हाथ से लगाओ, एक फोर्स आप लगा रहे होते हो। तो जब तक ये दोनों फोर्सेस नहीं लगती तब तक आप रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फिर ये है कपल। फिजिक्स में कपल से ये मुराद है। वैसे तो ग्रेट इंडियन क्रिकेटर हैं कपिल देव, उनका नाम है, वो भी कपल है, लेकिन वो इंसान है, क्रिकेटर है। ये कपल यहाँ फिजिकल एक जो क्वांटिटी की बात हम कर रहे हैं। सो कपल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम एक और बात यहाँ जोड़ दें कि जो कपल है इसके साथ 2 तरह की रोटेशन प्रोड्यूस हो सकती है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। आप जब इसको आप ओपन कर रहे होते हैं तो एक तरह की रोटेशन है, जब इसको क्लोज कर रहे होते हैं तो उसकी अपोजिट रोटेशन है। अगर इसकी ओपनिंग को मैं एंटी क्लॉकवाइज कहूँ, क्योंकि ये ऐसे है, घड़ी की सुइयों के खिलाफ है, तो ओपनिंग जो है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसका जो टाइट करना या क्लोज करना है वो क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो जो कपल है उसके साथ आप
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों रोटेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। अब हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टेटमेंट को समझने के काबिल हो गए। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है, फॉर अ बॉडी टू बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम और फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। जी हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसके ऊपर जितने भी टॉर्क्स लग रहे हो, जितनी भी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही हो, वो क्लॉकवाइज हो एंटी क्लॉकवाइज हो, किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अराउंड, यानी आप यहां आपको एक्सिस को फिक्स नहीं करना, किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के अबाउट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं उन सबको जमा जब करो तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। अगर ऐसा है तो ऑब्जेक्ट कहां होगा? इक्विलिब्रियम में। So for a body to be in equilibrium, the vector sum of all the torques acting on it about any arbitrary axis should be 0, and mathematically इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0। यहाँ जैसे सिग्मा, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम टी, ये जो टी की तरह का है इसको टाउ पढ़ते हैं और ये टार्क को रिप्रेजेंट करता है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। बात को आगे बढ़ाते हैं, यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। अब हम साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। जैसे अभी मैं बता रहा था कि जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, ठीक है। अंकल क्लॉकवाइज क्यों नहीं होती इसका मुझे नहीं पता, आप बताएं, ठीक है जी। तो काउंटर क्लॉकवाइज जो टार्क होती है, जैसे एंगल जो है, एंगल ओरिएंटेशन, एंगल जो है जब क्लॉकवाइज होता है तो उसको नेगेटिव, जबकि जब काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है। सेम विद टॉर्क, जब काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जब क्लॉकवाइज टॉर्क होगा तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, इसी तरह एन एक्सिस इज चूजन फॉर कैलकुलेटिंग द टॉर्क। टॉर्क 1 है, 2 है, 3 है, तो टॉर्क्स एक बॉडी के ऊपर है ना भाई, एक बॉडी के ऊपर 2, 3, 4 फोर्सेस लग रही हैं, तो हर फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट कहीं इधर रोटेट कर रहा होगा, तो उन सारे टॉर्क्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक एक्सिस को चूज करना पड़ता है। दूसरी बात, जो पोजीशन है एक्सिस की वो क्वाइट आर्बिट्रेरी है, जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया, द पोजीशन ऑफ द एक्सिस इज क्वाइट आर्बिट्रेरी, आपकी मर्जी है, आप जहां मर्जी रख लो, यानी एक्सिस कैन बी चूजन एनीवेयर व्हिच इज कन्वीनियंट इन अप्लाइंग द टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क की इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए जहां आपको आसानी लगे वहां आप टॉर्क, उसका जो एक्सिस है उसको चूज कर सकते हैं, जैसे मैं न्यूमेरिकल में आपको तफसील से बताऊंगा। A most helpful point of rotation is the one through which lines of action of several forces passes। अब अगर आप कहते हैं नहीं भी 10 बता के छोड़ना है हमें, आपने बताना है हर सूरत में भी कौन सा पॉइंट जो है उसको एक्सिस के तौर पे लिया जाए, तो फिर इसके लिए देखें कि कोई एक पॉइंट ऐसा है जहां से मैक्सिमम फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पास कर रहा है, तो उस पॉइंट को फिर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन ले सकते हैं। ओके, अब एक और बात जो कि बेसिकली पिछले लेक्चर और इस लेक्चर का निचोड़ है, और वो है कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स टू बी इन इक्विलिब्रियम, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को आप चाहते हो भी इक्विलिब्रियम में हो तो उसके लिए फिर क्या क्या शराइत का होना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सम ऑफ फोर्सेस मस्ट बी 0, यानी सिग्मा एफ शुड बी 0। अगर सिग्मा एफ 0 होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, नो प्रॉब्लम, सिग्मा एफ एक्स, सम ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी 0, एंड सिग्मा एफ वाई, सम ऑफ ऑल द वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0। इसी तरह sum of torques must be 0, that is basically the second condition of equilibrium, that is sigma tau, mathematically sigma tau should be equal to 0। यहां तक बात कंप्लीट समझ में आ गई। यहां हमने साइन कन्वेंशन की बात की, एक्सिस को कैसे चूज करना है, क्वाइट आर्बिट्रेरी है, उसको कन्वीनियंस के हिसाब से देखना है, और अगर देखना ही हो तो फिर एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रही है, और फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशंस है, साथ साथ लिखते जाया करें ताकि आपके नोट्स भी बनते जाए। अब एक और सवाल इसमें जोड़ते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी हैं, इसकी वजाहत की जाए। तो जब हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो 1 2 3 4 इक्विलिब्रियम की 4 किस्में हैं। उसमें सबसे पहली है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फिर दूसरे नंबर पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तीसरे नंबर पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और चौथे नंबर पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम।
तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेट करना एक जगह से दूसरे जगह। दूसरे लफ्जों में, सादा लफ्जों में, लीनियर मोशन को द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है जी, लीनियर मोशन कहते हैं। तो जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही होती है और ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। यानी when first condition of equilibrium is satisfied, there is no linear acceleration and the body will be in translational equilibrium। इसके साथ मिलती जुलती बात है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। When second condition of equilibrium satisfy हो रही है, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन along a circular path, उसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, वो क्या है, 0, तो फिर ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो फिर से सुन ले, जब लीनियर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। बात को आगे बढ़ाते हैं और फिर एक और चीज आपको मैं बताता चलूं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम बोथ लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। जैसे कि पहले मैंने पिछली स्लाइड में दोनों इक्वेशंस आपको बताई है कि अगर आप चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में हो तो उसकी फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो जब फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में होगी तो फिर लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। सो ये सारी बातें एक ही चीज का नाम है। आगे चलते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट पे होना, किसी चीज का टोटली रेस्ट पे होना। सो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। इसी तरह डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक का मतलब होता है मूव करना बट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, या फिर अगर एंगुलर यानी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। याद रहे, जो लीनियर वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर एक्सेलरेशन को a के साथ और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इफ अ बॉडी is moving with uniform velocity or rotating with uniform angular velocity, it is said to be in dynamic equilibrium। ओके, सो ये हो गया। अब कोप्लेनर फोर्सेस, इसका जिक्र पिछले लेक्चर में भी हुआ था, एक बार फिर से बात बता दें कि ऐसी फोर्सेस जो जिनका प्लेन कॉमन होता है, जो एक ही प्लेन के ऊपर लग रही होती हैं, उन फोर्सेस को हम कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और इसकी दी बेस्ट एग्जांपल है सीलिंग रूफ के ऊपर लगने वाली फोर्सेस। जी हाँ, एक रूफ है जो ऊपर होता है, छत जिसके ऊपर जो कमरे की असल छत होती है, उसके नीचे एक हमने सीलिंग रूफ होता है, जो सीलिंग करवाई होती है ना कमरे में, जो गर्मी से बचने के लिए, गर्मी सर्दी से बचने के लिए। तो उसमें जो रूफ है, सीलिंग रूफ जो है, उसको लोहे की वायर्स के साथ फिक्स करके ऊपर छत के साथ कीले लगा के जोड़ा होता है। तो वो सारी की जो सारी फोर्सेस होती हैं वो एक ही प्लेन के ऊपर लग रही होती है। और वो कौन सा प्लेन होता है? वो जो सीलिंग रूफ होता है। ठीक है जी। तो उस प्लेन के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस क्या हैं? कोप्लेनर फोर्सेस हैं, जिनका प्लेन सेम होता है। तो द फोर्सेस विच लाई इन एक्स वाई प्लेन या फिर ऑन अ सिंगल प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर फोर्सेस। ओके, इट्स टाइम टू समराइज ऑल द थिंग्स। सबसे पहली बात हमने ये पढ़ी है कि कपल क्या होता है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ rigid body at two different points make a couple। ये थी कपल की डेफिनेशन। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम, the vector sum of all the torques acting on it about any arbitrary axis should be 0 और sigma tau is equal to 0। इसी तरह फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई हो रही होती है तो ऑब्जेक्ट लीनियर एक्सेलरेशन उसका 0 होता है और ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। और जब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही होती है तो ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होता है और ऑब्जेक्ट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होता है। और जब ऑब्जेक्ट टोटली रेस्ट पे होता है तो उसकी उस इक्विलिब्रियम को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और जब एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी मूव कर रहा होता है लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ या फिर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो उस वक्त उसकी जो इक्विलिब्रियम होती है उसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
ये वाला जो लेक्चर था इस चैप्टर की थ्योरी का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज पे जाने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम इसी चैप्टर यानी वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम की जो शार्ट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं एक्सरसाइज वाले, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। सो अपना फीडबैक और क्वेश्चंस देने के लिए आप मोस्ट वेलकम। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आप ईमेल भी हमें कर सकते हैं, और कुछ अच्छा लगे बुरा लगे वो आप हमें ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल जिसका नाम अल्फा साइंस एकेडमी है। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।